अगर आप सुबह उठते ही एक गहरी श्वास लेना चाहते हो लेकिन श्वास पूरी अंदर नहीं जाती, अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी छाती में भारीपन लगता है या हल्का सा चलने पर भी हांफने लगते हो और मन में एक डर बैठ गया है कि मेरे फेफड़े को क्या हो रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ध्यान से लास्ट तक आप जरूर सुनिएगा। मैं यहां कोई डराने आपको नहीं आया हूं, मैं आपको सच समझाने आया हूं, शांत तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ। बीइंग अ योगा एंड फिटनेस कोच, मैं रोज ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं सर दवा तो चल रही है लेकिन श्वास फिर भी ठीक नहीं लगती। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात की शुरुआत होती है, बीमारी की शुरुआत होती है, प्रॉब्लम की, जिसे हम कहते हैं सीओपीडी। सीओपीडी कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, यह सालों का गलत लाइफस्टाइल का नतीजा होती है। लगातार धुआं, चाहे सिगरेट का हो, चाहे प्रदूषण का या रसोई घर के धुएं, धीरे धीरे फेफड़े को थका देता है। लेकिन समस्या सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, समस्या श्वास लेने की तरीके की भी होती है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, आज ज्यादातर लोग श्वास छाती से लेते हैं, तेजी से ऊपर अधूरी श्वास, जबकि शरीर को जरूरत होती है धीमी, गहरी और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की। डायफ्राम से ली गई श्वास, जब श्वास गलत हो जाती है तो ऑक्सीजन कम मिलती है, थकान बढ़ती है और डर भी बढ़ता है। और जब आपका डर बढ़ता है तो डर में श्वास छोटा हो जाता है और यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। जी हाँ, यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि सीओपीडी में सबसे ज्यादा नुकसान डर करता है। जैसे ही श्वास अटकती है मन घबरा जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है और श्वास और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको, कई मरीजों की रिपोर्ट उतनी खराब नहीं होती जितनी उनकी श्वास की आदत खराब होती है। अब जरा आप अपने दिन पर नजर डालिए। सुबह उठते ही आप मोबाइल को लेते हो, क्या हो गया, गर्दन नीचे, चेस्ट भी झुका हुआ, बिस्तर पर आधी अधूरी गर्दन मुड़ी हुई आप सोए हुए रहते हो, या फिर जल्दी आप स्नान करते हो, जल्दी खाना खाते हो, फिर या तो ऑफिस के चेयर पे बैठे हुए होते हो या अपने घर की सोफा पर आप बैठे हुए होते हैं। दिन भर फेफड़े को फैलने का मौका ही नहीं मिल पाता। ऊपर से अगर नींद पूरी ना हो, पानी कम पिया जाए और मन को हर समय चिंता में रखा जाए तो फेफड़े धीरे धीरे रिजिड तो होने ही लगेंगे। अब लोग पूछते हैं सर योग से सीओपीडी को ठीक किया जा सकता है क्या? मैं साफ शब्दों में कहता हूं, योग कोई जादू नहीं है, लेकिन हाँ, अगर योग को सही तरीके से किया जाए तो योग आपके शरीर को वो माहौल देता है जिससे फेफड़े बेहतर काम करने लगते हैं। और जादू नहीं, जादू का भी जादू दिखा सकता है योग, लेकिन आपको धीरे धीरे डेली करना होगा, एवरीडे। और यही डिसोल योगा का फिलॉसफी है कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, लाइफ स्टाइल करेक्शन है। योग हमें सिखाता है कैसे श्वास को दुश्मन नहीं दोस्त बनाया जाए। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जैसे ही श्वास की समस्या होती है लोग जबरदस्ती डीप ब्रीदिंग लेते हैं। अरे श्वास से प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्या होगा, और जोर से श्वास भरना, जोर से श्वास छोड़ना, ये अचानक नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपका बॉडी योग के रिदम में जब आ जाए तब आप अपनी लंबी श्वास को ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले फोर्सफुली श्वास नहीं लेना है। यह सीओपीडी में आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए समझदारी जरूरी है। सीओपीडी में श्वास को कंट्रोल नहीं, गाइड किया जाता है धीरे धीरे, सुरक्षित और शरीर की कैपेसिटी के अनुसार। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ेगा कि अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो आप सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक कीजिए। क्या बात कर रहे हो, अगर फेफड़े कमजोर है तो हमें प्राणायाम पे ध्यान देना चाहिए, श्वास पे ध्यान देना चाहिए? नहीं नहीं, अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक करना होगा। ये जो झुकी हुई छाती में कभी भी फेफड़े फैल नहीं सकते। अगर आप घंटों मोबाइल पर झुके रहते हैं तो श्वास अपने आप शैलो हो जाती है। अगर आप पेट को हमेशा अंदर खींच कर रखते हैं तो डायफ्राम ऑटोमेटिक काम नहीं कर पाता है। अभी मैं आपको कोई टेक्निक नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सिर्फ सही से समझा रहा हूं, क्योंकि गलत समझ के साथ किया गया योग फायदे की जगह नुकसान भी कर जाता है। इसीलिए डिसोल योगा में हमारा मानना होता है कि पहले हमेशा लोगों को अवेयर करो, अवेयरनेस से शुरुआत करो। जैसे शरीर को सुनना, श्वास को महसूस करना, धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाना, और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि सीओपीडी में कौन सा योगासन सेफ रहते हैं, कौन सी प्राणायाम श्वास को आराम देती है,
किन लाइफस्टाइल हैबिट से फेफड़े के बोझ को कम किया जा सकता है, और यहीं से हम अब धीरे धीरे समाधान की ओर बढ़ते चलेंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है आज। ध्यान से समझिए, सीओपीडी में सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? सबसे पहला लक्ष्य होता है फेफड़े को मजबूर करना नहीं, फेफड़े को सहयोग देना। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जो लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं वो ज़्यादा जोर लगाते हैं, और जो लोग धीरे धीरे सीखते हैं वही लंबे समय तक बेहतर हो पाते हैं, बेहतर बने रहते हैं। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं योगासन की। सीओपीडी में ऐसे आसन जरूरी होते हैं जो आपके छाती को खोले, रीढ़ को स्ट्रेट रखे, सीधा श्वास के रास्ते को खुला रखे। लेकिन ध्यान रखें, आसन जमीन पर लेट कर नहीं करना है, ज़्यादातर बैठकर या खड़े होकर करना बेहतर रहता है। जब आप बैठकर या खड़े होकर अभ्यास करते हैं तो फेफड़े को फैलने की जगह मिलती है, धीरे धीरे छाती का डर कम होता है और मन को सिग्नल मिलता है कि मैं सुरक्षित हूँ। तो क्या हर किसी को हम खड़े होकर करा सकते हैं आसन? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे। अगर आपके क्लाइंट का वेट बढ़ा हुआ है, नी में पेन रहता है, तो इस सिचुएशन में लेट कर आसन करना चाहिए, बट मेक श्योर कि चेस्ट वाइडर और अपवर्ड इंक्लाइंड है, इस तरह से उठा हुआ रहे, नहीं तो नी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अगर खड़े खड़े आप उनको आसन कराएंगे। फिर जैसे ही नी की प्रॉब्लम महसूस होगा क्लाइंट को, क्लाइंट घबरा जाएगा और घबराने की वजह से उनकी सांस लंबी की जगह और छोटी हो जाएगी और सीओपीडी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो आसन में इन चीज़ों का ख्याल रखना। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। आसन पूरी तरह से सही करके पोस्चर को करेक्ट करना है, तभी प्राणायाम फायदेमंद होगा। तो प्राणायाम में बात करने से पहले मैं प्राणायाम को सीओपीडी को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक अर्ली स्टेज में, तो सबसे पहले चलते हैं सीओपीडी का। अगर आप अर्ली स्टेज में हो, अब इस अर्ली स्टेज को पहचानूंगा कैसे? तो थोड़े चलने पे श्वास का फूलना, कभी कभी चेस्ट में टाइटनेस की फीलिंग होना, या डेली मोस्टली नॉर्मल ब्रेथ महसूस करते हो, मोस्टली डेली, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस स्टेज में आपका गोल होना चाहिए श्वास को वापस नेचुरल रिदम में लाना। पेशेंट को पहले ये समझना होगा कि उसे श्वास को सिर्फ लेना नहीं है, श्वास को गाइड करना है। दीर्घ श्वास अभ्यास यानी लंबी श्वास अभ्यास की प्रैक्टिस करनी है। यानी पहले नाक से धीरे से श्वास अंदर लेना है, फिर पेट तक जाने देना है, फिर पुनः चेस्ट पे आएगा और चेस्ट से बाहर भेजना है। ये आप उन्हें 5 से 10-15 राउंड करा सकते हैं और कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर का। करा सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस होता है ट्रेनर के लिए, कि ट्रेनर मेरे वीडियो को देखकर वो अपने क्लाइंट को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेनर से गलती होती है। इसके बाद आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं वेरी सॉफ्ट में, बिना श्वास को रोके। सिर्फ श्वास को अंदर लेना है और फिर बाहर छोड़ना है और उसके फ्लो को महसूस करना है। 5 मिनट आराम से आप कर सकते हैं। और भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी यानी हल्की हमिंग साउंड, जैसे हम भ्रामरी कान बंद करके करते हैं, तो आप यहाँ पे बिना कान बंद किए भी कर सकते हो भ्रामरी नॉर्मली, इस तरह से। ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। कपालभाति, यहाँ पे आप मॉडिफाइड कपालभाति कर सकते हैं। जैसे कपालभाति में जनरली हम सांसें छोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे डायफ्राम पे हाथ रखिए, लंबी सांस लीजिए, श्वास को नीचे तक महसूस कीजिए, हाथ तक, फिर इसको धीरे धीरे छोड़िए। तो इस तरह से आप कपालभाति कर सकते हैं। इसके साथ साथ मॉडिफाइड भस्त्रिका आप जरूर कर सकते हैं। जनरली भस्त्रिका हम विंटर में करते हैं, नवंबर से फरवरी तक, 3-4 महीना इसमें। लेकिन अगर आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम है तो मैं कहता हूँ आपको लंबी सांसें लेनी है। तो चलो लंबी सांस की प्रैक्टिस करते हैं। कैसे हुआ? यहाँ तक नहीं आया और ये लग रहा है स्पाइनल भी सीधा नहीं, लेकिन अगर इसी को हाथ उठा के करें हम तो लंबी सांस होगा और नाभि और चेस्ट में भी लंग्स को खुला हुआ जगह मिलेगा। कैसे? यानी भस्त्रिका अगर मॉडिफाइड कर रहे हैं, सिर्फ छोड़ना नहीं है, लेना भी है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ये आपको बहुत हद तक आराम देगा। लेकिन यहाँ पे डर इस बात का होता है कि क्लाइंट आपके भूल जाएंगे कि भस्त्रिका में मॉडिफाइड भस्त्रिका, उनको सिर्फ भस्त्रिका याद रहता है और फिर वो उस तरह से करने लगते हैं जैसे एक्चुअल में भस्त्रिका करते हैं, तो वो एक्चुअल भस्त्रिका फिर आपके लिए हानि होगा। तो आप याद रखें, या तो कपालभाति भस्त्रिका या तो पूरी तरह से हटा दें, अगर आप यूज कर रहे हैं तो मॉडिफाइड वर्जन करेंगे यूज, जिससे आपको रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप याद रखें वंस अगेन, आप जबरदस्ती बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे, बहुत फास्ट ब्रीदिंग को अवॉइड करेंगे, थकान आए तो तुरंत रुक जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली स्टेज सीओपीडी का।
अब चलते हैं थोड़ा ज़्यादा सीओपीडी प्रॉब्लम यानी मॉडरेट स्टेज में। अब पहली बात कि मॉडरेट स्टेज को हम कैसे पहचानेंगे कि मैं मॉडरेट स्टेज में हूँ। इसमें क्या होगा, थोड़ी एक्टिविटी में ही श्वास ज़्यादा फूलने लगता है, रात में श्वास की दिक्कत आने लगती है, एंजाइटी या घबराहट आपके साथ साथ चलता है। इस स्टेज में ब्रेथ से डर बैठ जाता है कि पता नहीं मेरी सांसें कब रुक जाएगी, क्या होगा। तो सबसे पहले डर को कम करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ट्रेनर को चाहिए कि अपने क्लाइंट को मोटिवेट करके रखे एंड प्रैक्टिस में उनको अवेयरनेस ब्रीदिंग कराए, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप अवेयरनेस ब्रीदिंग कराएं। कुर्सी या बेड पर बैठकर आप अवेयरनेस वाली ब्रीदिंग कराएंगे। सिर्फ श्वास को देखना है और श्वास को छोड़ना है, यानी श्वास का आना, श्वास को जाना। और यहाँ पे आप कर सकते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। व्हाट इज दैट? इसमें नाक से श्वास को अंदर लेना है और होंठ को थोड़ा सिकोड़ कर बाहर छोड़ना है, जैसे आप दिया बुझाते हो, इस तरह वाला। ये लंग्स को थोड़ा हल्का करेगा और श्वास को लंग्स में फंसने से बचाएगा। और यहाँ पर आप फिर भ्रामरी भी कर सकते हैं बिना प्रेशर का, जो ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो, मॉडरेट वे में हो। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट से पूछ के। अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है तभी आप अनुलोम विलोम करें। कभी भी श्वास यहाँ पे नहीं रोकना है, पेशेंट को कुछ भी फोर्सफुल फील नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड सीवियर सीओपीडी, ज़्यादा सीरियस कंडीशन, एडवांस स्टेज, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी या फ्रीक्वेंट ब्रेथलेसनेस महसूस होना। लोग बिल्कुल सिलेंडर लगा के रखते हैं। यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे पहले कि आप सीरियस कंडीशन में हो? बैठे बैठे भी श्वास की दिक्कत होना, थोड़े बोलने पे भी थकान महसूस होना, या पैनिक अटैक का डर आप में बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आप सीरियस कंडीशन में। इस स्टेज में ट्रेडिशनल प्राणायाम नहीं करना चाहिए। वंस अगेन, सीओपीडी की अगर आप थर्ड स्टेज पे हो तो यहाँ पे ट्रेडिशनल प्राणायाम नहीं करना है, नहीं करना है। यहाँ पे प्राणायाम नहीं, सिर्फ सहारा देना है। तो फिर क्या करें? ओनली नेचुरल ब्रीथ अवेयरनेस। लेटकर या सेमी रिक्लाइन पोजीशन पर, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ बॉडी को सेफ फील कराना है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन में क्लाइंट को सिर्फ सेफ फील कराना है, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत घबराहट है। जेंटल हमिंग साउंड, अगर कंफर्टेबल वो फील करे तो मुंह बंद करके हल्की आवाज में हमिंग साउंड 2-3 बार काफ़ी है। रिलैक्सेशन प्लस रीएश्योरेंस, पेशेंट को बार बार बोलना है कि आप सेफ हो, आप रिलैक्स हो और श्वास अपना काम कर रहा है। उन्हें आपको अफर्मेशन के साथ रिलैक्सेशन देना है। और यहाँ पर वंस अगेन बिल्कुल रेड पॉइंट में आप इसको अंडरलाइन कर लो कि प्रिकॉशंस में कपालभाति बिल्कुल नहीं चलेगा, भस्त्रिका नहीं चलेगा, किसी भी तरह का श्वास रोकने का प्रैक्टिस नहीं चलेगा। फास्ट प्राणायाम तो स्ट्रिक्टली मना होगा इस स्टेज में। इस स्टेज में प्राणायाम से ज़्यादा माइंड कामिंग और फियर रिडक्शन का रोल होता है। सीओपीडी जब आपका थर्ड स्टेज में आ जाए तो यहाँ पे प्राणायाम का मतलब कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कंफर्ट महसूस कराना है। तो कंफर्ट में जो भी कराया जा सकता है ईजी वे में वही कराना है। यहाँ पे कोई रूल नहीं चलेगा ट्रेडिशनल प्राणायाम का। जितनी श्वास आती है उतना ही काफ़ी है। जोर से नहीं, समझ से, रिलैक्सेशन से काम यहाँ करना होगा। पहले सेफ्टी फिर प्रैक्टिस। तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि सीवियर सीओपीडी में भी कपालभाति या तेज भस्त्रिका या जोड़ वाली श्वासें शुरू कर देते हैं। अगर आप रेगुलर योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लंबी श्वास और अवेयरनेस वाली श्वास का मॉडिफाइड वर्जन करना चाहिए, जिससे लंग्स को मैसेज जाता है कि फंक्शन करना है, अवेयर रहना है, लंबी श्वास लेना है, लंग्स के लचीलापन को मेंटेन करते हुए। मैं साफ बोलता हूँ, यह समय फोर्सफुल करने का नहीं है, यह समय है शांत सांसों का, लंबी सांसों का और अवेयरनेस वाली सांसों का। जब आप श्वास को देखते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए बिना, तो नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। और जैसे ही नर्वस सिस्टम शांत होता है, आप अपने आप को स्मूथ और रिलैक्सेशन में लेके चले जाते हो। अब बात करते हैं ध्यान की कि सीओपीडी में मेडिटेशन का क्या रोल है। तो सीओपीडी में मेडिटेशन लग्जरी नहीं, यह ज़रूरत है, कंपलसरी है। जी हाँ, यहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आधी श्वास डर की वजह से अटकती है। और जब आप आंख बंद करके बस यह महसूस करते हैं कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो मन की पकड़ ढीली होती है। और जब मन की पकड़ ढीली होती है तो फेफड़ा थोड़ा और खुलता है। तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल में क्या ज़रूरी है। देखें, अगर आप डेली योग मैट पे योग कर रहे हैं 1 घंटा योग कर लिया आपने, उस समय पोस्चर तो करेक्ट कर लिया, लेकिन दिन भर अगर आप बैठे रहते हो तो टेढ़ा बैठे रहते हो, झुके हुए बैठे रहते हो, तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है। सीओपीडी में पोस्चर मेडिसिन की तरह काम करता है। आप वो सारे योग आसना को
डेली प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, छाती खुले, शोल्डर ढीला हो। और यहाँ पर इसके साथ साथ 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। दिन भर आप जब मोबाइल देखते समय फ़ोन को ऊपर रख के ही देखना, नीचे मत झुकाना, बॉडी को मत झुकाना, ठीक है। चलते समय श्वास रोक कर मत चलो, कदमों के साथ श्वास को भी चलने दो। हाँ, मल्टी टैलेंटेड, 2 काम करने दो एज इट इज। और नींद की अगर बात करें तो रात को देर से सोना, ये सबसे ज़्यादा फेफड़े को थकाता है। तो रात की नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही फेफड़े को रिपेयर करता है और यही रिपेयर का टाइम होता है। इसके साथ साथ हम नेचुरोपैथी का एंगल से भी समझने का प्रयास करते हैं कि फेफड़े सूखे से नहीं, फेफड़े नमी से खुश होते हैं। तो दिन में पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी आप ले सकते हैं। भाप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सही तरीके से एक टाइम आप ले सकते हैं। ठंडी चीज़ें अचानक कुछ हो तो उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे अभी हो 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप ऐसे लोकेशन पे मत जाओ अचानक जहाँ 0 डिग्री हो जाए। और अगर आप रूम में रह रहे हैं, खासकर इंडिया में, तो रूम में एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री के आसपास रखें फॉर मेल मेंबर। अगर आप फीमेल हैं तो रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री से कम ना हो। जनरली COPD वाले पेशेंट को मैं कहता हूँ कि रूम का टेम्परेचर 25 से कम नहीं रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाला वाला खाना नहीं खाना है, खाना इतना भारी भी नहीं हो कि श्वास लेने में पेट सख्त हो जाए। और अब बात करते हैं थोड़ा एक्सरसाइज का। तो COPD में ज़्यादा चलो नहीं, लेकिन नियमित चलो जरूरी के साथ। धीमी चाल, छोटी दूरी, लेकिन रोज कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जब शरीर रोज हिलता है तो फेफड़े को मैसेज जाता है कि हमें काम करना है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट वंस अगेन कि 1 हफ्ते में कोई चमत्कार आपको नहीं मिलेगा, आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है। और डेली जब आप करेंगे तो शरीर को ये बिगड़ने नहीं देगा योग। तो आपको डेली योग करना है। और मैं आपको साफ और समझने योग्य तरीके से एक बार फाइनल कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूँ कि योग में क्या करना है, प्राणायाम में क्या करना है। तो योग में अगर आपको कुछ करना है तो पहले आप ताड़ासन कर सकते हैं, भुजंग आसन कर सकते हैं, सेतु बंद यानी ब्रिज पोज कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर रीढ़ सीधी रखने वाली तमाम आसन को कर सकते हैं। प्राणायाम में अगर बात करें तो धीमी और सुरक्षित प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, लंबी श्वास और आरामदायक श्वास की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में श्वास यानी ब्रीथ अवेयरनेस वाला आप मेडिटेशन कर सकते हैं। शरीर को रिलैक्स करने वाला गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में अगर कुछ सुधार करना है तो सही पोस्चर, मोबाइल उपयोग करते समय सावधानी, पूरी गहरी नींद लेना है, तनाव को पहचानना है और उसे कम करना है। नेचुरोपैथी में अगर देखें तो नेचुरोपैथी में आपको गुनगुने पानी लेनी है, हल्का आसानी से पचने वाला भोजन, अचानक ठंडा से बचाव, हल्का व्यायाम करना है, रोजाना धीमी चाल से चलना है, थकान से पहले रुकना है। तो याद रखिए COPD पेशेंट को ट्रेनिंग देते टाइम ट्रेनर को जो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि उसे चौकन्ना रहना है, सजग रहना जरूरी है, पूरा ध्यान अपने क्लाइंट पे रखना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप ट्रेनिंग के दौरान अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं और आपने क्लाइंट को बोल दिया आप ये करो। नहीं, प्रॉपर फोकस ऑन क्लाइंट। अगर क्लाइंट को कोई भी परेशानी होने वाली है तो उससे बोलने से पहले ट्रेनर को महसूस हो जाना चाहिए कि क्लाइंट को ये दिक्कत हो रही है और उसी समय क्लाइंट की स्थिति को देखकर श्वास लेने का पैटर्न को तुरंत बदल देना चाहिए। कई बार क्लाइंट शिकायत भी करते हैं कि आप रोज एक्सरसाइज बदल देते हो, प्राणायाम बदल देते हो, लेकिन यहाँ यह मायने नहीं रखता कि रोज बदलाव हो रहा है या नहीं। अहम बात यहाँ यह है कि क्लाइंट की वर्तमान प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए उसकी स्थिति के अनुसार ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि श्वास धीरे लंबी हो, शरीर और मन में रिलैक्सेशन आए और बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सट्रेस और जल्दीबाजी के धीरे धीरे परफेक्शन की ओर बढ़ा जाए और स्वस्थ जीवन जिया जाए। याद रखें दोस्तों, जिंदगी डर में नहीं समझदारी में जी जाती है और यही डिसोल योगा भी सिखाता है। शांत रहना, सच को समझना और पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ रोज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर अपने जीवन को बेहतर करना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको लगा हो, ये कंटेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हो, तो आप उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।